हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम सौरभ मुखर्जी की बुक डायमंड्स इन द डस्ट के चैप्टर 3 का रिव्यू करेंगे, जो है अकाउंटिंग क्वालिटी स्पॉटिंग द नॉटी लेंडर्स। सही फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को सिलेक्ट करने के रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनीज ऑलमोस्ट 100% उनकी अर्निंग्स का फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे वो ज़्यादा डेट रेज करते हैं और फिर ज़्यादा रिटर्न्स कमाते हैं। जहाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाती है अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के लिए, वही पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी और डिसऑनेस्ट प्रमोटर्स एक थ्रेट है बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, यानी NBFCs। की क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आंसर होंगे वो है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कैसे डिफ्रेंशिएट करें उन कंपनीज जिनकी पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी हो और वेल रन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जिनकी हाई क्वालिटी अकाउंटिंग हो। दूसरा, शेयर प्राइस रिटर्न और अकाउंटिंग क्वालिटी में रिलेशनशिप क्या है और हाई क्वालिटी अकाउंटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या है। और तीसरा, अकाउंटिंग क्वालिटी क्यों फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के सेंट्रल है। तो बात करते हैं व्हाई इज अकाउंटिंग क्वालिटी सेंट्रल टू इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल कंपनीज। एक लेंडिंग बिजनेस के लिए कैपिटल ही रॉ मटेरियल है। एक लेंडर इक्विटी कैपिटल रेस करता है, फिर डेट रेस करता है और उसको लेंड करता है। जो इससे प्रॉफिट बनता है वो बैंक की नेटवर्थ को बढ़ा देती है, जिससे वो और ज़्यादा डेट रेस कर सके और लोन्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। कुछ एक्सेप्शनली वेल इंडियन लेंडर्स है जिनके लिए ये एक बढ़िया साइकिल बन चुकी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिटर्न्स वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना पाए हैं। लेकिन पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी और डिसऑनेस्ट प्रमोटर्स एक थ्रेट है अभी भी बैंक और NBFCs के लिए। दुर्भाग्य है इंडियन इन्वेस्टर्स का कि 70% बैंक्स और NBFCs की पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी है और उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रखी है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है अकाउंटिंग क्वालिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स में। शेयर होल्डर के रिटर्न्स ओवर CY 2016 to 20 सबसे कम ही वो पुअरेस्ट अकाउंटिंग क्वालिटी के रहे हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट अकाउंटिंग क्वालिटी कंपनी के। अकाउंटिंग फ्रॉड और अकाउंटिंग जगलरी किस टाइमलाइन में होता है उसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन स्टेजेस में। पहला स्टेज है जब इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता कि किस कंपनी की पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी हो। जैसा कि पहले देखा गया है कि एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है अकाउंटिंग क्वालिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स में, इररिस्पेक्टिव की कंपनीज की सब पार अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की कॉमन नॉलेज है या नहीं। इसलिए इस चैप्टर में मार्सलस ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग मॉडल दिया है जिससे निकाला जा सके उन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को जिसकी अकाउंटिंग क्वालिटी पुअर है। ये फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा अलग करने में उन फाइनेंशियल कंपनीज को जिनकी अकाउंटिंग क्वालिटी हाई है पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी से। स्टेज 2 है जब इन्वेस्टर जानता है कौन सी कंपनी की पुअर क्वालिटी अकाउंटिंग है, लेकिन उनका अकाउंटिंग फ्रॉड अभी भी बाहर निकल के नहीं आया है। कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, ये जानते हुए कि उनकी अकाउंटिंग क्वालिटी बेकार है। वो इन्वेस्टर्स या तो ये सोचते हैं कि वो फ्रॉड कभी बाहर नहीं आएगा, या वो फ्रॉड के बाहर आने से पहले ही स्टॉक एग्जिट कर लेंगे, या फिर उनके पास इनफ टाइम होगा स्टॉक से एग्जिट करने का अगर फ्रॉड बाहर भी आ गया तो। लेकिन ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स गलत है। जैसा कि इस चार्ट में देखें तो अकाउंटिंग फ्रॉड अगर पब्लिक नहीं भी हुआ है तो भी धीरे धीरे शेयर होल्डर्स की वैल्यू में गिरावट आई है कुछ केसेस में, जैसे येस बैंक और DHFL। दोनों में 40% क्रैश उनके शेयर प्राइसेस में देखा गया है, वो भी एक ही महीने में जब से उनकी अकाउंटिंग इश्यूज पब्लिक नॉलेज में आई है। इवन उनके क्रेडिट रेटिंग्स में भी बहुत जल्दी गिरावट नजर आई जब से अकाउंटिंग फ्रॉड पब्लिक में आए। सिर्फ 6 महीने लगे DHFL को अपनी रेटिंग AAA इन जनवरी 2019 से D पे लाने में, जो कि एक डिफ़ॉल्ट ग्रेड है। अब बात करते हैं स्टेज 3 की, जो कि है जब अकाउंटिंग फ्रॉड पब्लिक में आ जाता है। जब एक फ्रॉड बाहर आ भी जाता है तब कुछ रिटेल शेयर होल्डर्स की टेंडेंसी होती है इन फ्रॉडुलेंट कंपनीज में लो प्राइसेस पे इन्वेस्ट करने की, ये होप में कि कोई चमत्कार होगा और पूरी स्टोरी टर्न अराउंड हो जाएगी। जैसे कि इस टेबल में बताया है, रिटेल शेयर होल्डिंग जो येस बैंक और DHFL में थी वो डबल हो गई जैसे ही उनके फ्रॉड बाहर आए और शेयर प्राइसेस गिर गए। बहुत से इन्वेस्टर्स इसका शिकार हुए। टर्न अराउंड स्टोरीज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में रेयर है, इसलिए इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी हो, इररिस्पेक्टिव कि उसका फ्रॉड बाहर आए या नहीं। तो हमने 3 स्टेजेस स्टडी किए। पहला था जब इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता कि किस कंपनी की पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी हो। दूसरा स्टेज था जब इन्वेस्टर्स जानता है कि कौन सी कंपनी की पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी है लेकिन उनका अकाउंटिंग फ्रॉड अभी भी बाहर नहीं निकला है। और तीसरा स्टेज था जब अकाउंटिंग फ्रॉड पब्लिक में आ जाता है।
तो बात करते हैं नॉटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करें। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग स्किल्स के यूज़ करके एक पोटेंशियल फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना। एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग मॉडल फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके रिस्क पता करती है बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में। मार्सलिस ने 11 अकाउंटिंग रेशियोज़ को यूज़ करके एक मॉडल बनाया है जिससे वो फॉरेंसिक चेक्स कर पाए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का। ये रेशियोज़ कवर करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को ग्रेड करना ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग क्वालिटी। कुछ की रेशियोज़ दिए हैं इस टेबल में। मार्सलिस की मेथोडोलॉजी इस तरह से रही है टू इवेल्युएट 11 अकाउंटिंग रेशियोज़ जिसमें है इनकम स्टेटमेंट, एनपीए रिकॉग्निशन एंड ऑडिट क्वालिटी चेक्स यूजिंग एटलीस्ट 6 years ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज फिर रैंक होती है इन 11 अकाउंटिंग रेशियोज से इंडिविजुअली, और D1 से D10 तक उनको ग्रेडिंग दी जाती है, जहां D1 बेस्ट स्कोर है और D10 वर्स्ट। जो टॉप 3 डिसाइल्स है उनको जोन ऑफ क्वालिटी कहते हैं, नेक्स्ट 3 को जोन ऑफ ओपेसिटी और बॉटम 4 को जोन ऑफ थगरी, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया था। बहुत से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो ये फॉरेंसिक मॉडल ना पकड़ पाए, क्योंकि कंपनीज में डेटा यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है और जहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ऐसे एरियाज़ को इवैल्यूएट किया जा सकता है उनके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने से और प्राइमरी डेटा चेक से। कुछ चीज़ें चेक की जा सकती है जैसे लोन सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, अंडरराइटिंग प्रोसेसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्वालिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और गवर्नेंस कल्चर विद इन द बैंक और NBFC। जैसा कि इस टेबल में बताया है, जोन ऑफ क्वालिटी की कंपनीज ने जोन ऑफ थगरी की कंपनीज को मैसिव 33% पॉइंट्स पर एनम से आउट परफॉर्म किया है ओवर CY 2016 to 20। तो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स को इम्प्रूव कर सकते हैं सिंपली इन डाउटफुल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वाली कंपनीज को अवॉइड करके। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की केस स्टडी को समझते हैं बेस्ड ऑन FY 2013 to 18 एनुअल रिपोर्ट्स। DHFL एक प्रोमिनेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 1984 में बनी थी। 2018 में 20,000 करोड़ का पीक मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया था। FY 2013 to 18 तक DHFL की लोन बुक 22% CAGR से ग्रो हो चुकी थी और पैट 21% CAGR से। इन नंबर्स को देख के तो ऐसा लगता था कि DHFL की बैलेंस शीट और प्रॉफिट्स एक हेल्दी रेट पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मार्सलिस के फॉरेंसिक मॉडल ने अलग ही स्टोरी देखी। DHFL की FY 2013 to 18 की एनुअल रिपोर्ट को देखकर मार्सलिस ने अपनी फॉरेंसिक मॉडल से उसको D10 कंपनी में रैंक किया, मतलब कि उसका स्कोर एकदम वर्स्ट था अपने पीयर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे? तो मार्सलिस के फॉरेंसिक मॉडल के अकाउंटिंग रेशियोज ने क्या बताया DHFL के बारे में? पहला, फी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। फी इनकम जो है वो इंटरेस्ट के अलावा सारी इनकम्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लोन प्रोसेसिंग फीस, बैंकिंग चार्जेस, कमीशंस अर्न ऑन इंश्योरेंस सोल्ड एक्सेट्रा आते हैं। FY 2018 में DHFL की फ़ी इनकम उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम के क्वार्टर थी। एक हाई फ़ी इनकम ये बताता है कि लेंडर एक हायर अपफ्रंट फ़ी ले रहा है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इस शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में लेंडर उन बोरोवर्स को लेंड करता है जो हाई अपफ्रंट फ़ी इनकम देने को तैयार है, और ऑब्वियसली उन बोरोवर्स को कोई लेंडर नहीं मिलता। इससे रिस्की लोन्स बनते हैं और जहां प्रॉफिट और लॉस बहुत अच्छा दिखाई देता है वही रिस्क बढ़ते जाते हैं बैलेंस शीट में। दूसरा, ट्रेजरी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। ट्रेजरी इनकम वो इनकम है जो लेंडर के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जनरेट होती है। FY 2018 में DHFL की ट्रेजरी इनकम उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम से 30% थी। कंसिस्टेंटली हाई ट्रेजरी इनकम जो नेट इंटरेस्ट इनकम का परसेंटेज है वो बताता है कि ज़्यादातर इनकम नॉन कोर एसेट्स से आ रही है। हाई ट्रेजरी इनकम रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करने से होती है। तीसरा रीज़न था फ्रीक्वेंट चेंज इन ऑडिटर्स। DHFL के ऑडिटर्स 3 बार बदले बिटवीन FY 2013 एंड FY 2019। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड कमिटीज़। DHFL का प्रमोटर कपिल वाधवान फर्म के रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का भी चेयरमैन था और फाइनेंस कमेटी का भी। इससे प्रमोटर को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में आसानी होती है और कोई चेक करने वाला नहीं होता। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। DHFL का न्यूमरस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस था उनके सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज से।
2020 में ईडी के रेड के अनुसार DHFL ने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करके लैक्स ऑफ फेक अकाउंट्स बनाए थे, जिससे वो लोन डिफ़ॉल्ट्स को छुपा सके। तो ये अकाउंटिंग मॉडल के चेक से पता किया जा सकता था कि DHFL की अकाउंटिंग क्वालिटी पुअर थी और वो जल्द ही डूबने वाली थी। तो दोस्तों, ये है चैप्टर की कुछ की टेक अवेज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए